स्टूडेंट्स, ये एक सीरीज चल रही है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की, जो सीएपीएफ 2025 एग्जाम को टारगेट कर रहा है। उनके लिए मैंने ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज चलाई है, तो जिसमें मैं जनवरी मंथ में हिंदू एडिटोरियल या इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल से जितने भी इम्पॉर्टेंट इश्यूज हैं उनके मैंने क्वेश्चंस फ्रेम करके आप लोगों को स्क्रीन में दिखाया है। और साथ में इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम में अवेलेबल है, टेलीग्राम ग्रुप में। और साथ में हिंदू एडिटोरियल में जो भी मुझे फुट नोट्स मिला है, मैंने फुट नोट्स प्रिपेयर किए हैं, हिंदू एडिटोरियल से मैंने निकाल के फुट नोट्स प्रिपेयर किए हैं, जो कि आप स्क्रीन में देख रहे हो। तो इस सीरीज में एक्सपेक्टेड एस्से क्वेश्चन का ये लास्ट वीडियो है। और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 33 से लेकर क्वेश्चन नंबर 39 तक, हम 40 तक हम देखेंगे। ओके। और बाकी जो रिपोर्ट के क्वेश्चंस थे वो मैंने पूरे के पूरे, जो 3 पार्ट है वो पूरे के पूरे अपलोड हो चुके हैं। आर्गुमेंट का एक पार्ट और है जो अपलोड करना है, और ये ऐसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है उसका ये लास्ट वीडियो होगा। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है इस वीडियो में वो है, एक सेकेंड। नेशन डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिटी सर्विसेज। तो जब कम्युनिटी सर्विसेज की बात आती है तो उसमें आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है कौन कौन सी सर्विसेज दे सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, उस सर्विसेज से क्या क्या फायदे होंगे। तो कौन कौन सी सर्विसेज दे सकते हैं? एजुकेशन सर्विस, हेल्थ केयर सर्विसेज, इन्वायरमेंटल सर्विसेज। और इससे हम फायदा क्या होगा, नेशन का कैसे डेवलपमेंट होगा, ये नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन आपको करना है। ओके। तो जब एजुकेशन सर्विसेज देंगे तो जो सिटीजन्स हैं उनमें टैलेंट, स्किल, ये सारी चीजें डेवलप होगी और वो एम्प्लॉयबल बनेंगे। मार्केट नीड्स के अकॉर्डिंग अगर होगी तो मार्केट में वो अब्जॉर्ब होंगे। फाइन। तो इस तरह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी और ऑब्वियसली सिटीजन्स लोग बहुत अच्छे तरीके से नेशन के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे और कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। Tutoring, teaching, skill training to empower individuals with knowledge and employment opportunities. Focus on literacy, vocational training, digital skills to meet modern job market demands. हेल्थ केयर सर्विसेज देंगे तो स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली बात है, हेल्थ अगर सही रहेगा और एक्सेसिबल रहेगा, अफोर्डेबल रहेगा, तो ऑब्वियसली हेल्दी जो सिटीजन्स होते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से नेशन के डेवलपमेंट में, नेशन की ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये जो सर्विसेज है इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? ऑर्गेनाइजिंग मेडिकल एड कैंप, फ्री चेकअप, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम to promote preventive care, addressing critical health issue like nutrition, maternal health and hygiene. फिर environmental services दे सकते हैं, engaging in tree planting, waste management, community cleanup to promote sustainability. Obviously, environmental services से नेशन का डेवलपमेंट कैसे होगा? कार्बन एमिशन रिड्यूस होगा, हेल्थ जो सिटीजन्स की है, जो एटमॉस्फेयर की हेल्थ है, सिटीजन्स की हेल्थ है, वो इम्प्रूव होगी। अवेयरनेस, क्लाइमेट चेंज का अवेयरनेस, और जो कॉस्ट है, हेल्थ केयर सर्विसेज का जो कॉस्ट है वो रिड्यूस होगा। जो आई मीन जैसे डिफॉरेस्टेशन होता है वो नहीं होगा। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करेंगे। अगर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करेंगे तो वाटर वेस्टेज है वो नहीं होगा, सॉइल वेस्टेज नहीं होगा, वाटर कंजर्वेशन होगा। तो इससे गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू है, ऑब्वियसली प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, रेवेन्यू इंक्रीज होगी, राइट। फिर support services for vulnerable group, assisting the elderly, differently abled and underprivileged to community outreach, providing food, shelter, counseling and financial aid to those in need. Impact क्या है जो अभी मैंने आप लोगों को बताया? Boost employment, improves health outcomes, promote environmental sustainability for future generation, enhances social inclusion, ensuring no one is left behind. Conclusion, ये सब हम ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्ट कर रहे हैं जिससे वो लोग एम्पावर होंगे, स्ट्रेंथन कम्युनिटी, ड्राइव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आप लोगों को इसमें कम्युनिटी सर्विसेज और नेशन डेवलपमेंट को कनेक्ट करना है। सिंपली
लिस्टिंग आउट कम्युनिटी सर्विसेज, उससे नहीं होगा। वो किस तरह से नेशन को डेवलप कर रहा है, नेशन को ग्रो करवा रहा है, वो आपको बताना पड़ेगा। तो कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तभी आप अपने कंटेंट के थ्रू ऐसे क्वेश्चन को जस्टिफाई कर पाओगे। नेक्स्ट है होल्डिंग ओलंपिक्स इन इंडिया, अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस। तो ये रिपोर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है स्टूडेंट्स, ये ऐसे में भी आ सकता है। तो अपॉर्चुनिटी, टूरिज्म, इकोनॉमी, इंटरनेशनल विजिटर्स, इंक्रीजिंग टूरिज्म रेवेन्यू, क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज इन हॉस्पिटैलिटी, ट्रांसपोर्ट, इवेंट मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, leads to improvement in stadium, road, airport, public transport, enhances long-term urban development and connectivity, global recognition, national pride. So it puts India on global sports map, boosting its international reputation, inspire youth towards sports and fitness culture. Challenges क्या है? Infrastructure strain, require massive upgrade, risk of underutilized facilities, जैसे पोस्ट इवेंट जो होता है, abandoned स्टेडियम होता है। आप हमेशा कॉमनवेल्थ गेम्स का आप एग्जाम्पल दे सकते हो। हाई कॉस्ट है, अंडर यूटिलाइज फैसिलिटी है, करप्शन है। Olympic hosting expenses can run into billions, draining public funds. Countries like Greece and Brazil face economic stress post Olympics, आप ये एग्जांपल दे सकते हो। एंड सोशल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होगा। Displacement of communities for new infrastructure, environmental concern due to pollution, excessive resource consumption. Conclusion: while hosting the Olympic can elevate India's global standing, careful planning is needed to balance economic feasibility, infrastructure sustainability and social impact. ओके, तो ये बहुत इजी है स्टूडेंट्स, और ये आप लोग इसको लिख सकते हैं। बस ध्यान रखना है, अपने कंटेंट को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके लिखना है। नेक्स्ट है इंडिया नीड्स टू पंप इन मोर टाइम एंड रिसोर्सेज इनटू रूरल स्पोर्ट्स। ये भी हिंदू एडिटोरियल में आया था, इसीलिए वाला मैंने दिया है। ऐसा लग नहीं रहा है कि इम्पोर्टेंट है, मगर सिंस एडिटोरियल में आया है तो फिर ये इम्पोर्टेंट होगा। देखिए, इंडिया को ज्यादा रूरल स्पोर्ट्स को एनकरेज करना चाहिए। क्यों? टैलेंट पूल वहीं से आ रहा है। आप एग्जाम्पल दो, नीरज चोपड़ा, अभिनव बिंद्रा, मैरी कॉम, सुशील कुमार, विनेश फोगट। एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, मेडल विनिंग एथलीट ब्रिंग ग्लोबल रिकग्निशन इन फॉरेन करेंसी। रूरल स्पोर्ट्स कैन जनरेट जॉब, ये जो एम्प्लॉयमेंट है ये यहाँ पर आएगा। कोचेस, ट्रेनर्स, स्पोर्ट्स गेयर मैन्युफैक्चरर्स, इवेंट ऑर्गेनाइजर। सोशल कल्चर बेनिफिट होगा, स्पोर्ट्स प्रमोट डिसिप्लिन, टीम वर्क एंड हेल्थी लाइफस्टाइल। हालांकि ये रूरल स्पोर्ट्स से कनेक्टेड नहीं है, आप इसको रूरल स्पोर्ट्स से कनेक्ट करोगे, ये चीज ध्यान रखना है, क्योंकि रूरल स्पोर्ट्स से क्वेश्चन में। नेक्स्ट है एनकरेज कम्युनिटी बॉन्डिंग, यूनिटी, इंक्रीजिंग कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर। कम्युनिटी पॉन्ड्स, रूरल की बात हो रही है, इसे कम्युनिटी पॉन्ड से लोकल ट्रेनिंग सेंटर कैन सर्व एज ग्रास रूट एकेडमीज फॉर यंग एथलीट्स, स्पेशली इन रेसलिंग एंड स्विमिंग। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? रूरल स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना चाहिए। एलोकेटेड जो फंड्स है उसको फुल यूटिलाइजेशन एंड टाइमली यूटिलाइजेशन करना चाहिए। गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है? एक तो खेलो इंडिया है ही, फिट इंडिया मूवमेंट है, फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में स्पोर्ट्स को एकेडमिक्स से इंटीग्रेट किया गया है, तो ये भी एक बहुत बड़ा स्टेप है। Conclusion: investing in rural sports will not only enhance India's Olympic performance but also drive social and economic development, making villages the breeding ground for future champions. नेक्स्ट है सोशल इंडिया इन्फ्लुएंसर्स इन इंडिया शुड एस्केप अकाउंटेबिलिटी। यानी जो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उन लोगों को रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए टुवर्ड्स नेशन, टुवर्ड्स सोसाइटी, टुवर्ड्स यूथ। ओके, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये जनवरी मंथ का है। अभी जो समय रायना या रणवीर अलाहाबादिया का जो भी कंट्रोवर्सी है वो फेब्रवरी मंथ का है, तो उससे और दो तीन क्वेश्चंस बनते हैं, मगर अभी मैं वो नहीं ले रही हूँ, ये जनवरी मंथ का है तो इसी में हम स्टिक रहेंगे। तो इसमें ये जो फैक्ट्स है ये सारा मुझे न्यूज़पेपर से मिला है। India has इतना मिलियन कंटेंट क्रिएटर्स, मेकिंग इन्फ्लुएंसर्स अ पावरफुल फोर्स इन शेपिंग पब्लिक ओपिनियन एंड कंज्यूमर चॉइसेस. However, accountability is crucial to ensure ethical practices and prevent misinformation. तो क्यों accountability चाहिए फिनेंस के लिए? क्योंकि जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है वो कंज्यूमर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है, ओके, समटाइम्स विदाउट डिस्क्लोजिंग स्पॉन्सरशिप और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर उनका प्रमोशन मिसलीडिंग हुआ तो वो पब्लिक हेल्थ को एंडेंजर करेगा। मेंटल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है,
साइबर बुलिंग होता है। फिर उसके बाद वो लोग जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं वो पब्लिक डिस्कोर्स को शेप करते हैं, ट्रेंड बनाते हैं, नया ट्रेंड बनाते हैं, यूथ के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर अकाउंटेबिलिटी रहेगी तो ये डिफेमेशन को प्रिवेंट करेगा, फ्रॉड को प्रिवेंट करेगा, अनलॉफुल एक्टिविटीज को प्रिवेंट करेगा। जो इसके लिए क्या क्या करना है, तो वो लोग को एथिकल होना चाहिए, जो भी कोलैबोरेशन हो रहा है वो एथिकल होना चाहिए, कंटेंट फैक्चुअली करेक्ट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए इन ब्रांड एंडोर्समेंट। लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या क्या है, एक तो ये आर्टिकल है ही, आर्टिकल 19(2) ये रीजनेबल इंस्ट्रक्शन को बताता है, और फिर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बता रहा है, तो मगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। फिर ये एएसआई का बारे में आप बता सकते हो, सेट गाइडलाइंस टू प्रिवेंट डिसेप्टिव एडवर्टाइजिंग, इन्फ्लुएंस मस्ट फॉलो डिस्क्लोजर्स नॉर्म टू सेफगार्ड कंज्यूमर। फाइनेंशियल सेक्टर में एसईबीआई का आप बात कर सकते हो, has rules to regulate financial influencers to prevent misleading investment advice. Conclusion: while influencers have a right to express opinion, they must adhere to ethical standards, fact checking, and transparency to avoid misleading consumer and harming industry. Stronger regulation and responsible practices will help sustain a fair digital ecosystem in India. Next है सपोर्टिंग डिसेबिलिटीज थ्रू इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी। डिसेबिलिटीज, इस पे भी मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है पहले भी, डिसेबिलिटी पर, ओल्ड एज पे भी मैंने क्वेश्चन दिया है, तो एल्डरली सिटीजन्स पे, तो वो आपको चेकमेट राइटिंग सेक्शन की बुक में मिल जाएगी वो क्वेश्चन। अभी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले डिसेबिलिटीज, जो डिसेबल्ड पीपल है उनके लिए एक पहला बैरियर है टैंजिबल बैरियर। टैंजिबल बैरियर ऐसा बैरियर है जो हमें दिखता है, inaccessible building, lack of ramp और inadequate public transport। और एक होता है intangible barrier, तो उसमें attitude, social stigma, lack of awareness, making inclusion difficult। तो इसमें एक तो आप आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के बारे में बता सकते हो, उस एक्ट में जो की राइट्स है उसके बारे में आप बता सकते हो, असिस्टिव टेक्नोलॉजी। और फिर आप एडीआईपी स्कीम के बारे में बता सकते हो, और इसमें ये इफेक्टिव हुआ है सितंबर 26, 2024। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये एसए का क्वेश्चन बन रहा है, मगर ये रिपोर्ट का भी क्वेश्चन बन सकता है। ओके, क्योंकि रिपोर्ट का क्वेश्चन ये बन सकता है क्योंकि अभी अभी ये वाला इनिशिएट किया गया है, तो आप इसको आप रिपोर्ट के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी आप इसका कंटेंट तैयार कर सकते हो जिसमें फैक्ट बेस्ड होगा कंटेंट। ओके, नेक्स्ट है टैकलिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन्वॉल्व्स चैलेंजिंग ट्रेडिशनल नोशन ऑफ मैस्कुलिनिटी। तो टैकलिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ये क्वेश्चन है, चैलेंजिंग ट्रेडिशनल नोशन ऑफ मैस्कुलिनिटी, ये एक दूसरा, इस क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब भी इस तरह का क्या कोई भी क्वेश्चन हो उसमें आपको दो एस्पेक्ट दिख रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है, या दो की कंपोनेंट्स दिख रहे हैं, एक तो टैकलिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन और दूसरा ट्रेडिशनल नोशन ऑफ मैस्कुलिनिटी। तो आपको देखना है आपको किसके बारे में ज्यादा बात करनी है, क्या वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के बारे में ज्यादा बात करनी है या ट्रेडिशनल नोशन ऑफ मैस्कुलिनिटी को चैलेंज करने के बारे में बात करें। ओके, तो इसमें जब आप बहुत प्रैक्टिस करोगे स्टूडेंट्स तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये वाला जो ना आपको इंट्रोडक्शन में ही आप बता दो कि, या डेटा देना, डेटा दे दो कि विमेन के अगेंस्ट वायलेंस जो है वो राइज कर रहा है। ओके, ये आप पहले ही बता दो। इसके बाद आप सेकंड पैरा से आप बताओ कि क्यों राइज कर रहा है, क्योंकि जो पेट्रियार्कल माइंडसेट है उसकी वजह से राइज कर रहा है। फाइन, तो आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। एक्चुअली ये क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि this is the effect, violence against women is the effect and the cause is traditional notion of masculinity। तो traditional notion of masculinity is the cause and the effect is violence against women। तो आपको ट्रेडिशनल नोशन ऑफ मैस्कुलिनिटी के बारे में बताना है, दैट इज द कॉज। ओके, तो कॉज के बारे में आपको ज्यादा बताना है। तो सबसे पहले आप इसमें ये बताओगे कि जो मेल्स होते हैं वो लोग को स्ट्रांग बताया गया है, उनमें डोमिनेटिंग पावर होती है।
वो लोग बहुत इमोशनल नहीं होते हैं, अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करते हैं। उन लोगों को बचपन से सिखाया जाता है कि अ, अरे तुम तो लड़के हो, लड़के थोड़ी रोते हैं, रोने का मतलब वीक, लड़कियां रो रही है तो वो वीक है, लड़के नहीं रोते, लड़के तो स्ट्रांग होते हैं। तो लड़कों को इमोशंस को एक्सप्रेस करना नहीं सिखाया जाता है। यहाँ पर लड़के जब इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं तो किस तरह से, कुछ तो एक्सप्रेस करना पड़ेगा ना, अपने अंदर का गुब्बार को कैसे निकालेंगे? लड़कियां रो के निकाल देती, वो लोग कैसे निकालते हैं? अग्रेशन के थ्रू निकालते हैं, वॉयलेंस के थ्रू निकालते हैं। फाइन। तो ट्रेडिशनल नोशन ऑफ मैस्कुलिनिटी पहला क्या है? सप्रेसिंग द इमोशन। मेल्स नेवर एक्सप्रेस देयर इमोशन, मेल्स नेवर क्राई, राइट? तो उसकी वजह से उनका जो अंदर का जो इमोशंस है, रोने से नहीं, वॉयलेंस के थ्रू निकलता है। ओके। इसको चैलेंज करना पड़ेगा, इन लोगों को सिखाना पड़ेगा। लर्न टू यू नो मैनेज योर इमोशंस। इमोशंस को किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से हैंडल करना है, वो सीखना चाहिए। तो ये चीज मैंने अभी बताई है जिसकी वजह से एग्रेसिव बिहेवियर होता है। दूसरा एक है कि मेल्स को आउटडोर चोर्स यानी बाहर के काम को असाइन किया गया है। घर का काम मेल्स थोड़ी करते हैं, मर्द लोग घर का काम नहीं करते, वो तो औरतों को शोभा देती है घर का काम। तो मैस्कुलिनिटी जो है वो लिंक टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर का सारा बाहर का जो काम है वो मेल्स के रिस्पॉन्सिबिलिटी में है, और अंदर का जो घर का काम है वो फीमेल्स का है। तो ये दो नोशन मैंने आपको बताया, दो ट्रेडिशनल नोशन बताया मैस्कुलिनिटी का, जिसको चैलेंज करना जरूरी है ताकि वॉयलेंस अगेंस्ट वुमेन थोड़ा सा कर्ब हो, रिड्यूस हो। ये मैंने दो बताया है, मगर आप लोग को और अगर पता है तो आप लोग उसको लिख सकते हैं। तो ये है ऐसे क्वेश्चन का लास्ट वीडियो जनवरी मंथ का। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।